हमने पिछले 75 साल में डॉक्टर बदला, लेकिन डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली, और चूंकि डॉक्टरों ने दवा नहीं बदली इसलिए न घूसखोरी खत्म हुई, न जमाखोरी खत्म हुई, न मिलावटखोरी खत्म हुई, न कालाबाजारी खत्म हुई, न नशा तस्करी खत्म हुई, न मानव तस्करी खत्म हुई, न सोना तस्करी खत्म हुई, न चंदन तस्करी खत्म हुई, न लव जिहाद खत्म हुआ, न लैंड जिहाद खत्म हुआ, न धर्मांतरण रुका, न घुसपैठ रुकी, न माओवाद रुका, न नक्सलवाद रुका, न कट्टरवाद रुका, न जिहाद रुका, न मजहबी उन्माद रुका, न सरतन से जुदा रुका, कुछ भी नहीं रुका। थोड़ी कड़वी बातें हैं, कड़वी है क्या है? हाँ, लेकिन सच, कड़वा है लेकिन सच। जो समस्या आपके पालनपुर में है, ये समस्या गुजरात के हर जिले में है, और जो गुजरात के हर जिले में है, इनफैक्ट ये भारत के 750 जिलों में है। हम पूरी दुनिया से खत्म हो गए। अफगानिस्तान दुर्योधन का ननिहाल, जहां से गांधारी आई थी, गंधार, अफगानिस्तान हो गया, खत्म हो गए कि नहीं? वहां कोई पटेल, यादव, उपाध्याय, शर्मा, पांडे, तिवारी, गुप्ता बचे क्या? जरा जोर से बोलिए। पाकिस्तान में कोई पटेल, तिवारी, लेउआ पटेल और ये वो कोई बचे क्या? बांग्लादेश में बचे क्या? अरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश तो छोड़िए, कश्मीर में नहीं बचे, नागालैंड में नहीं बचे, मिजोरम में नहीं बचे, अभी मणिपुर में, पता नहीं आप लोगों ने अखबार में देखा कि नहीं देखा, अभी मणिपुर से भागे। मणिपुर में वही हाल हुआ जो कश्मीर में हुआ था, बंगाल से भाग रहे। तो मेरा ये कहना है, जिन लोगों को इसका दायित्व दिया गया, उन लोगों ने इस पे गंभीरता के साथ काम क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं, ये भी ध्यान रखिए, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं तो केवल आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज आपके साथ जो कुछ मैं बात करने वाला हूं, ये हमारे मित्र आए हुए हैं, इनके माध्यम से आपकी बातचीत लगभग 2 करोड़ लोग तक पहुंचने वाली है। आपका ये वीडियो अलग अलग टेलीग्राम पे जाएगा, फेसबुक पे जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, करीब 300 यूट्यूबर इसको अलग अलग अपने अपने यूट्यूब पे डालेंगे, तो हमारी आपकी बातचीत लगभग 2 करोड़ लोगों तक जाएगी। इसलिए अगर जब मैं आपसे संवाद कर रहा हूं तो ये मत सोचना मैं केवल आपसे संवाद कर रहा हूं, मैं उन 2 करोड़ लोगों से बात कर रहा हूं। और हमारी कोशिश है कि हमारी बात पूरे देश में जाए, लोग सोचें, इसको समझो। तो अपने पे मत ले लेना कि सारी बात अरे हमको क्यों बता रहे हैं। घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। लव जिहाद हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लैंड जिहाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ड्रग स्मगलिंग हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। घूसखोरी खतरा है। काला धन है, हवाला है, बेनामी संपत्ति है। अब एक हमारे यहाँ कानून है, उसका नाम है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एनएसए। सुना होगा आप लोगों ने। आज तक किसी घुसपैठिए के ऊपर एनएसए क्यों नहीं लगा? जब घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है तो घुसपैठियों पे, रोहिंग्याओं पे, बांग्लादेशियों पे हम एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? अगर धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है तो धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों को, मिशनरियों के ऊपर हमने एनएसए क्यों नहीं लगाया? लव जिहाद हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। लैंड जिहाद हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हम जिहादियों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून क्यों नहीं लगा रहे? ड्रग स्मगलिंग हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। कैसे खतरा है? हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। करोड़ों मां बाप इस ड्रग के चक्कर में परेशान हैं। करोड़ों हमारी बहनें नशेड़ी पतियों से परेशान हैं। करोड़ों बच्चे नशेड़ी बाप से परेशान हैं। करोड़ों मां बाप नशेड़ी बेटों से परेशान हैं। और संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशा बंदी, शराब बंदी लागू करो। आर्टिकल 47 कहता है नशा बंदी, शराब बंदी लागू करो।
रामायण भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो, गीता भी कहती है नशाबंदी शराबबंदी करो, वेद पुराण भी कहता है नशाबंदी शराबबंदी करो। तो ये ड्रग स्मगलर के खिलाफ हम एनएसए क्यों नहीं लगा रहे? और ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं, बॉर्डर पे 2000 रुपए दे के आते हैं। 2000 रुपए फिक्स रेट है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं। अंदर आते हैं 2000 रुपए में राशन का आधार बनवा लेते हैं। आपके यहां आधार कितने बनता है? इतना ही होगा, 1000 होगा, 2000 होगा, आपका यहां भी यही रेट चल रहा होगा। जब आधार बन गया तो 2000 रुपए दे के राशन कार्ड बनवा लेते हैं। जब आधार बन गया, राशन कार्ड बन गया, यानी 2 डॉक्यूमेंट बन गए, फिर 2000 रुपए जाके म्यूनिसिपैलिटी में देते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। जब 3 डॉक्यूमेंट हुआ, फिर 3000 रुपए देते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं। जब 4 डॉक्यूमेंट हो गया, फिर 2000 रुपए खर्च करते हैं, वोटर आईडी बनवा लेते हैं। मेरी पीआईएल चल रही है 2017 से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने में। मैंने 2017 में कहा था कि 5 करोड़ आ चुके हैं, जिसमें मैंने राज्यवार पूरा ब्यौरा दिया था। आज तक सरकार ने भी उसको नहीं काटा कि हाँ मैंने जो आंकड़े दिए हैं गलत आंकड़े दिए। 5 करोड़ 2017 में थे, 2023 आ चुका, अब तो 10-20 लाख बढ़ भी गए होंगे, क्योंकि निकाले तो गए नहीं और आना बंद हुआ नहीं। अब ये बताइए, जब घुसपैठ का मूल कारण घूसखोरी है, घुसपैठिए घूस दे के आ रहे हैं, घूस दे के राशन कार्ड बनवा रहे हैं, घूस दे के ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे हैं, घूस दे के वोटर आईडी बनवा रहे हैं, घूस दे के बैंक में खाता खोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उनका बैंक में खाता खुल गया, 5 डॉक्यूमेंट हो गए, तो सारा गरीबी रेखा के जो योजनाएं उसका लाभ भी ले रहे हैं। मुफ्त सिलेंडर ले रहे हैं, मुफ्त मकान ले रहे हैं, और भी जितना भर के मुफ्त वाली बहुत सारी योजनाएं हैं। मुफ्त राशन ले रहे हैं, और किसके पैसे से ले रहे हैं? आप लोगों के पैसे से ले रहे हैं। ये जितनी मुफ्त की चीजें होती हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने चंदे से नहीं उसको लॉन्च करती, ध्यान रखिएगा। कहां से लॉन्च होता है? टैक्स पेयर से। बोलिए आपके पैसे से। आप लोग अपने बच्चे को 500 रुपए देते हो, अगले दिन 500 मांगता है तो पूछते भैया 500 कल दिया था, उसका हिसाब तो दो, फिर दूंगा 500। लेकिन 1 लाख 2 लाख 5 लाख टैक्स देते हो, कभी पूछते ही नहीं हो कि मेरे टैक्स का हो क्या रहा है। मेरे टैक्स पैसे से घुसपैठियों को योजनाएं दी जा रही हैं, मुफ्त मकान मुफ्त दुकान दिया जा रहा है। ये जो जहां झुग्गी वहां मकान, एक नारा सुना होगा, खासतौर पे चुनाव के पहले आता है, जहां झुग्गी एक नारा आता है। इसके सबसे बड़े लाभार्थी घुसपैठिए हैं। उनको पता है एक बार 10-12 हजार रुपए खर्च करके भारत में घुस जाओ, झुग्गी बना लो, जब वोटर आईडी बन जाएगी, ये नोट जीवी वोट जीवी हमारे पास आएंगे, ये वादा करेंगे जहां झुग्गी वहां मकान, और उसके बाद वादा करेंगे अगले चुनाव तक हमको मकान भी मिल जाएगा। तो उनको कुछ करना ही नहीं है, केवल एक बार भारत में एंट्री करनी है, और बहुत आसान है, 2000 रुपए देकर एंट्री कर लिया, 10,000 रुपए में सामान बना दिया। अगर 12,000 रुपए खर्च करके किसी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को 3 लाख का मकान मिल जाए, हर महीने राशन मिल जाए, फ्री का सिलेंडर मिल जाए, फ्री की बिजली मिल जाए, दिल्ली में फ्री का पानी भी मिलता है, इससे बढ़िया सस्ता कोई सौदा है क्या? तो जब घूसखोरी हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, तो घूसखोरी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हुआ कि नहीं? तो घूसखोरों पे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाना चाहिए कि नहीं? वो किस लिए बना हुआ है कानून? किसके लिए बना हुआ है? केवल पॉलिटिकल अपोनेंट पे लगाने के लिए थोड़ी बना हुआ है, केवल अपने विपक्षी नेताओं को डराने धमकाने के लिए थोड़ी बना हुआ है। अरे वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कानून है, उसका नाम ही है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। वो पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्ट नहीं है, लेकिन उसका यूज एज ए पॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्ट हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा था, जब महाभारत हुआ, राम रावण के युद्ध में भी राम के समर्थक मारे गए थे। महाभारत में पांडव के समर्थक जो धर्म के मार्ग पे थे वो भी मारे गए थे। ऐसा नहीं केवल अधर्म के रास्ते पे चलने वाले मारे जाते हैं, जब युद्ध होता है सब मारे जाते हैं। कश्मीर में जो पलायन हुआ,
आतंकवादियों ने पलायन नहीं किया था। किसने पलायन किया था? बेगुनाह निर्दोष लोगों ने पलायन किया। अभी मणिपुर में पलायन हुआ है, आतंकवादियों ने पलायन नहीं किया। किसने किया? निर्दोष लोगों ने। तो ये एक कल्चरल वॉर है, और ये कल्चरल वॉर आज से नहीं, आदिकाल से चल रहा है। देवदानव लड़ते थे, मानव राक्षस लड़ते थे, राम रावण लड़े, कौरव पांडव लड़े। ये कोई 1400 साल से युद्ध नहीं चल रहा है, या 2000 साल से नहीं चल रहा है। इसका समाधान राजा को ही करना पड़ेगा। लेकिन राजा समाधान करे, इसके लिए प्रजा को खड़ा होना पड़ेगा। अगर प्रजा सब कुछ राजा के ऊपर छोड़ के बैठ जाएगी, तो वही होगा जो राजा दशरथ ने किया, वही होगा जो भीष्म पितामह ने किया, वही होगा जो कर्ण ने किया, वही होगा जो धृतराष्ट्र ने किया। ऐसे सब चलता रहेगा। सहमत है आप लोग? ज्यादा ही गंभीर हो गए लगता है। धर्म की जय हो। धर्म की, अच्छा कितने लोगों ने, भी एक फिल्म आई थी केरला स्टोरी, कितने लोगों ने देखा? जरा बताइए तो। अरे वाह, बड़ी मात्रा में देख के आए। थोड़ा केरला स्टोरी पे चर्चा कर लेते हैं। अस्थाई समाधान पे चर्चा करते हैं, फिल्म पे नहीं। समस्या तो आप लोगों ने देख ही लिया, हम समाधान पे चर्चा करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को अपना गोत्र पता है? हाथ उठाइए जरा। गोत्र लगभग 80-90% लोगों को पता है। जातियां सबको पता होगी। जातियों की शुरुआत कब हुई? कितने साल पहले? जो सबसे पुरानी जाति मिली है वो 2000 साल पहले मिली है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद थोड़ा सा जाति की कहीं एक दो जगह जिक्र आया है। कास्टिज्म की शुरुआत क्रिश्चियनिटी के साथ हुई है। 2000 साल पहले जब क्रिश्चियनिटी आई है, लगभग उसी समय जातियां भी बनना शुरू हुई है। उसके पहले कोई जाति नहीं होती थी। नाम के साथ या तो रामशंकर, चंद्रगुप्त, फला फला, चाणक्य ऐसे होता था। अदरवाइज लोग गोत्र लगाते थे। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, अगर कास्ट वाइज देखेंगे तो हो सकता है आप 50 जातियां होंगी, लेकिन गोत्र वाइज देखेंगे तो मुश्किल से 10 गोत्र होंगे। मेरा गोत्र भारद्वाज है। मैंने कई गोत्रों पे रिसर्च किया। कश्यप पे किया, कौशिक पे किया, भारद्वाज पे किया, भृगु पे किया, गर्ग पे किया, भार्गव पे किया, कई गोत्रों पे रिसर्च किया। तो पता चला जो गोत्र कश्मीर में है वो केरल में भी है, जो गोत्र बंगाल में भी है वो आपके द्वारका में भी है। तो गोत्र क्षेत्र के आधार पे बदला नहीं, जातियां क्षेत्र के आधार पे बदली, लेकिन गोत्र नहीं बदला। गोत्र कॉमन है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम गोत्र कॉमन है। जो गोत्र उत्तर प्रदेश के लोगों का है, बिहार के लोगों का है, वही तमिलनाडु के लोगों का भी है, बंगाल के लोगों का भी है। तो यानी भाषा के आधार पे भी जातियां, यानी भाषा के आधार पे जातियां तो बदली, लेकिन गोत्र। और सबसे बड़ी बात ये, जो गोत्र ब्राह्मण का है वो क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है और दलित का भी है। मैं प्रयाग से हूं, मैं ब्राह्मण हूं, भारद्वाज। मेरे बगल में अयोध्या, क्षत्रियों का गोत्र भारद्वाज। पश्चिम यूपी में सैनी समाज, कुर्मी समाज, पटेल समाज का गोत्र भारद्वाज। कभी आप चर्चा करना, आपको सेम गोत्र, वो कश्यप है, भारद्वाज है, गर्ग है, वशिष्ठ है, सब में मिलेगा। आज की डेट में 10,000 जातियां हैं भारत में टोटल। उसको अगर मोटी मोटी कर ले, छोटे छोटे छोड़ दे, थोड़ा मेजर को रख ले, तो 5,000 जातियां हैं। लेकिन वो 5,000 जातियों में टोटल 100 गोत्र हैं। इसका मतलब अगर हम अपने आने वाले बच्चों का
जाति हटा दें, गोत्र लगाना शुरू कर दें, तो आने वाले टाइम में जो हम 10,000 टुकड़े में बटे हुए हैं, वो कितने में आ जाएंगे? 100 में आ जाएंगे। अच्छा रहेगा नहीं रहेगा? जोर से बोलिए जरा। बढ़िया है कि नहीं है? जातिवाद खत्म होगा कि नहीं? भाषावाद खत्म होगा कि नहीं? क्षेत्रवाद खत्म होगा कि नहीं? खत्म होगा। अगड़े पिछड़े का खत्म होगा कि नहीं? दलित बनाम सवर्ण खत्म होगा कि नहीं? भेदभाव तो रहेगा, छुआछूत खत्म हो जाएगा। भाई गरीबी अमीरी का भेदभाव तो होता ही है। एक ही माँ के 4 बच्चे हों, जो हर महीने 20 लाख कमा रहा होगा उसका अलग रहन सहन होगा, जो 10 लाख कमाएगा उसका अलग रहन सहन होगा, 5 लाख कमाने वाले का अलग रहन सहन होगा, 50,000 कमाने वाले का अलग रहन सहन होगा। तो भेदभाव तो रहेगा, स्वाभाविक सी बात है। जो आज की डेट में इकोनॉमिक लेवल आता है वो पैसे से आता है, लेकिन जैसे चारों भाइयों में छुआछूत नहीं होता, एक मां के चारों भाइयों में भेदभाव तो रहेगा फाइनेंशियली, पैसे वाला, लेकिन छुआछूत नहीं होता। ऐसे जिस दिन हम जातियां हटा के गोत्र पे आ जाएंगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भेद तो रहेगा, छुआछूत बंद हो जाएगा, सारे जुड़ जाएंगे। अच्छा ये सैनी जी कश्यप, इधर पंडित जी भी कश्यप, इधर पटेल भी कश्यप, ये भी कश्यप, ओ भैया सारे कश्यप वाले। पता चला अभी जातियों में थे 100, अभी कश्यप हो गए 1। तो लेकिन हमें दुख इस बात का है, पता नहीं इस विषय को हमारे धर्मगुरु क्यों नहीं उठा रहे। समाज को जोड़ने की पहली जिम्मेदारी किसकी है? क्यों नहीं जोड़ रहे भगवान जाने, क्या उनका एजेंडा है वो मुझे नहीं पता। वो क्या करना चाहते हैं अपनी राम कथा के जरिए या कृष्ण कथा के जरिए या बाकी कथा के जरिए, क्या अचीव करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। क्या वो राम कथा कृष्ण कथा के जरिए जितना जोड़ पा रहे हैं, अगर वो गोत्र की तरफ मुहिम करा दें तो ज्यादा फायदेमंद होगा कि नहीं? धर्म की जय होगी कि नहीं? और एक बार अगर सब संगठित हो गए तो अधर्म का नाश होगा कि नहीं? और जब संगठित हो गए तो प्राणियों में सद्भावना होगी कि नहीं? अरे जब भारत का कल्याण हो जाएगा तो विश्व कल्याण भी हो जाएगा। तो एक स्टेप लेने से धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी और विश्व का भी कल्याण होगा। दूसरा, अभी हम धर्म की जय पे बात कर रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेजों के टाइम में थी वही आज भी चल रही है। हमने बदला क्या? कुछ नहीं बदला। अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं है जहां बच्चे मां बाप का संस्कार कर सकें, सम्मान कर सकें, भाई भाई आपस में प्रेम में रह सकें, भाई बहन प्रेम से रह सकें, मित्र मित्र एक साथ रह सकें, अगर वो धर्म नहीं सिखा रही है, पुत्र का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, गुरु का क्या धर्म है, माता का क्या धर्म है, तो फिर वो शिक्षा काहे की? काहे की शिक्षा हो? केवल डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, यही? और आश्चर्य देखिए, हम कितने गुलामी की मानसिकता से दबे हुए हैं। आज मैं यहीं पे जा रहा था, अंबाजी गया, दर्शन करके लौट रहा था। मैं पूरे रास्ते स्कूलों में नोटिस कर रहा था, एक भी स्कूल पर नहीं लिखा था गुजराती मीडियम स्कूल, लेकिन मैंने 2 स्कूल देखे जहां लिखा था इंग्लिश मीडियम स्कूल। अंग्रेजी कितनी मतलब इंपॉर्टेंट है कि स्कूल के बोर्ड पे लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम स्कूल। गुलामी कितनी दिमाग में भरी हुई है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हम बता रहे हैं हमारा इंग्लिश मीडियम है। कौन जिम्मेदार है? सरकारें जिम्मेदार है। मैकाले आया था यहां पे हमारी गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, वैदिक शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने के लिए। अपने काम में लगभग सफल भी हो गया, लेकिन जब अंग्रेजों का राज खत्म हो गया तो वापस हमें आना चाहिए था कि नहीं? वो तो हमें बर्बाद करने के लिए दे ही गया था। आज की डेट में
प्राइमरी कक्षा में सब पढ़ा रहे हैं, जीव विज्ञान पढ़ा रहे हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वनस्पति सेकेंडरी में, प्राइमरी में तो नहीं पढ़ा रहे, सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, मतलब 6वीं से लेकर 10वीं के बीच पढ़ा रहे हैं। वेद विज्ञान पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं कि नहीं? अरे ये संविधान को लागू करना सरकार की ड्यूटी है। संविधान का आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन। संविधान कहता है अपराध खत्म करो। धार्मिक शिक्षा के बिना अपराध कैसे खत्म हो जाएगा? अधर्मी शिक्षा दे रहे, डॉक्टर किडनी निकाल रहा है, जज पैसे लेके फांसी दे रहा है या लोगों को बेल दे रहा है। जब शिक्षा व्यवस्था ही हमारे धर्म की केंद्रित नहीं है तो धर्म का राज्य आएगा कैसे? भ्रष्टाचार अपराध खत्म कैसे होगा? 2-2 हजार 5-5 हजार लोगों के लिए रुपए के लोग बिक रहे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो कम से कम बच्चे को संस्कार तो सिखाए, अच्छा नागरिक तो बनाए। अच्छा नागरिक कहां बना रही है? वो तो या तो डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, चार्टेड अकाउंटेंट। मैं कह रहा हूं वो बनना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन पहले फाउंडेशन तो मजबूत कर लो। पहले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना शुरू कर दिया, फाउंडेशन बनाए नहीं ढंग की। जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, और समान शिक्षा का मतलब यह हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वर्तमान सरकार बहुत अच्छा एजुकेशन पॉलिसी लाई है, लेकिन उससे धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, प्राणियों में सद्भाव नहीं होगी।